बोल देना। हाँ? नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक दुबे आधार एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्लीज आप लोग सभी लोग लाइव आ जाइए जल्दी से। चलिए दोस्तों, लास्ट टाइम जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के अंतर्गत मैंने आपको पढ़ाई थी मध्य प्रदेश की नदियां। क्या पढ़ाया था? मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ाई थी। और दोस्तों, नदियों से संबंधित हम लोगों ने कुछ चर्चा की थी, है ना। नदियों से संबंधित ढेर सारी बातें मैंने आपको बताई थी, तो वो बातें आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। आपको याद होना चाहिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश को कहा जाता है नदियों का मायका। और मध्य प्रदेश को नदियों का मायका क्यों कहा जाता है, तो मैंने आपको इसका भी आंसर दिया था। मैंने कहा था आप लोगों को मध्य प्रदेश को नदियों का मायका इसलिए कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश से कई नदियों का उद्गम होता है। क्या? कई नदियों का उद्गम होता है, इस कारण से मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको मध्य प्रदेश का डायग्राम बताया था। यहां पर मैंने आपको बताया था, मध्य प्रदेश का डायग्राम बनाया था, और मध्य प्रदेश के डायग्राम में मैंने मध्य प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं उनका यहां पर मैंने उल्लेख किया था। उनके बारे में मैंने आपको बताया था, उनकी अवस्थिति बताई थी मैंने आपको कि मध्य प्रदेश में कहां से प्रवाहित होती हैं, कहां से उद्गम होता है और प्रवाहित होती हुई जाती हैं, किस नदी से जाकर मिलती हैं। क्या? किस नदी में जाकर मिलती हैं? बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं, खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती हैं, या फिर गोदावरी नदी तंत्र से जाकर मिलती हैं। इतनी सारी बातों की हम लोगों ने चर्चा की थी, ठीक है। तो दोस्तों, अगर पिछली क्लास से किसी का कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। जैसे कि दोस्तों, हम लोगों ने नदियों के बारे में भी पढ़ लिया था, है ना। यहां पर सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं आप लोगों को कि हमें नदियों में पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। यहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहां पर मैंने बताया था आपको नदियां, और नदियों के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या है ये देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। नदियों के अंतर्गत मैंने आपको बताया था क्या क्या पढ़ना है। यहां पर आप लोग ध्यान से देखना, ये नदियां थी, और यहां पर हम लोगों ने देखा था कि नदियों में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। अब इसी के आधार पर भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां पर सबसे पहले मैंने बताया था हम लोग क्या पढ़ेंगे, नदियों का उद्गम पढ़ेंगे। उद्गम के बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे मुहाना, या फिर मैं कहूं आप लोगों से समागम। तो यहां पर आप लोग लिख लेना समागम पढ़ेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था यहां पर हम लोग पढ़ेंगे सहायक नदियां। क्या पढ़ेंगे? सहायक नदियां पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हम लोग पढ़ेंगे लंबाई एवं विस्तार। उसके बाद दोस्तों मैंने बताया था आपको हम लोग क्या पढ़ेंगे, उपनाम पढ़ेंगे। उपनाम के बाद मैंने बताया था आपको कि जलप्रपात पढ़ेंगे, कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात होंगे उन्हें पढ़ेंगे हम लोग। और उसके बाद मैंने आपको बताया था किनारे स्थित शहर, या फिर मैं कहूं दोस्तों आप लोगों से जिले, है ना। तो ये सब पढ़ना है हम लोगों को। मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई भी क्वेश्चन मिस होगा, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको सबसे पहले मैंने आपको बताई थी नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी का हम लोगों ने उद्गम भी देख लिया था। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है, तो आप लोग बता देना कि नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है वो होता है अमरकंटक चोटी। क्या? अमरकंटक की चोटी। अमरकंटक की चोटी, या फिर मैं कहूं आप लोगों से पुष्प राजगढ़ तहसील। क्या? पुष्प राजगढ़ तहसील। और पुष्प राजगढ़ तहसील आपको मिलेगी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में। कहां पर मिलेगी? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में मिलेगी। उसके बाद
मैंने आपको इसका समागम बताया था नर्मदा नदी का, कि जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी जाकर गिरती है खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में गिरती है और फिर ज्वार नदमुख या फिर एस्चुरी का निर्माण करती है। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी सहायक नदियों की। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको लंबाई एवं विस्तार भी बताई थी। मैंने आपको बताया था नर्मदा नदी की जो कुल लंबाई है वो मिलेगी आपको 13-12 किलोमीटर, जबकि मध्य प्रदेश में जो प्रवाहित होती है वो होती है 1077 किलोमीटर। कितनी होती है? 1077 किलोमीटर होती है। दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होना, किसी का भी कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो आप लोग मुझसे पूछ लेना। आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो। उसके बाद हम लोगों ने कुछ उपनाम देख लिए थे। उपनाम में हम लोगों ने देखा था मैकल सुता, रेवा, सोमोदेवी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, और इसे जीवित नदी की संज्ञा भी दी जाती है। आज जो हमारा टॉपिक है हम लोग देखेंगे नर्मदा नदी पर स्थित कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात। उसके बाद हम लोग देखेंगे किनारे स्थित शहर या फिर मैं कहूं आप लोगों से जिले। तो आप लोग रेडी हो जाइए। तो यहां पर आप लोग याद रखना मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को, नर्मदा नदी। तो यहां पर सबसे पहले आप लोग लिखना नर्मदा नदी। नर्मदा नदी में मैं आपको क्या बताऊंगा दोस्तों, मुझे आपको बताना है जलप्रपात और मुझे क्या बताना है, किनारे स्थित शहर या फिर जिले। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। ये रही आपकी नर्मदा नदी। यहां पर देखना आप लोग दोस्तों, यहां पर आपको मिलेगी आपकी नर्मदा नदी। यहां पर यह है आपकी नर्मदा नदी। इस नर्मदा नदी की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नर्मदा नदी पर स्थित कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से समझना। सबसे पहले दोस्तों यहां पर आपको एक जलप्रपात मिलेगा, जिस जलप्रपात का नाम आपको मिलेगा, यहां पर आपको मिलेगा कपिलधारा जलप्रपात। क्या नाम मिलेगा? कपिलधारा जलप्रपात। तो आप लोगों से परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि कपिलधारा जलप्रपात किस नदी के तट पर है, या फिर किस नदी पर स्थित है, तो आप लोग बता देना किस नदी पर मिलेगा, नर्मदा नदी पर। ओके, उसके बाद दोस्तों आप लोग आगे देखोगे, कपिलधारा के बाद आपको मिलेगा यहां पर, जिसका नाम आपको मिलेगा दुग्ध धारा। क्या नाम मिलेगा? दुग्ध धारा। तो यहां पर लिख दिया मैंने दुग्ध धारा जलप्रपात, इसे भी आप लोग याद रखना। परीक्षा की दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, आप लोग आगे देख लो। आगे यहां पर मिलेगा, यहां पर देखना, यहां पर आपको मिलेगा भेड़ाघाट। क्या मिलेगा? नाम मिलेगा भेड़ाघाट, या फिर मैं कहूं आप लोगों से धुआंधार। क्या कहूं? धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात आपको यहां पर मिलेगा। उसके बाद आप लोग आगे चलोगे तो आगे देखना आप लोगों को आगे मिलेगा, यहां पर मिलेगा आपको दर्दी। क्या नाम मिलेगा? दर्दी जलप्रपात। दर्दी जलप्रपात के बाद आप लोग देखोगे आपको मिलेगा मंदार जलप्रपात, और मंदार जलप्रपात के बाद आप लोग आगे चलोगे तो यहां पर आपको मिलेगा, जिसका नाम आपको मिलेगा सहस्त्रधारा। क्या नाम मिलेगा? सहस्त्रधारा। तो इसे आप लोग याद रखना, यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जलप्रपात है। अब दोस्तों मैंने आपको ये तो बता दिया है कि ये जलप्रपात कहां, ये जो जलप्रपात हैं वो किस नदी पर हैं, तो आप लोग बता देना किस नदी पर मिलेंगे, नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर हम लोगों ने देखा कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, दुग्धधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, भेड़ाघाट या फिर धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, दर्दी नर्मदा नदी पर स्थित है, मंदार नर्मदा नदी पर स्थित है, और सहस्त्रधारा भी कहां पर है, नर्मदा नदी पर स्थित है। ये कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं जो कि आपको कहां पर मिलेंगे, नर्मदा नदी पर। अब दोस्तों हम लोग ये जानते हैं कि नर्मदा नदी पर तो स्थित है, लेकिन नर्मदा नदी पर कहां कहां पर स्थित है। ठीक है, यहां पर दोस्तों मैं आप लोगों से, यहां पर आप लोग देख रहे हैं, यहां पर चाहे मैं आप लोगों से कपिलधारा जलप्रपात की बात करूं या फिर मैं आप लोगों से दुग्धधारा जलप्रपात की बात करूं, ये दोनों ही जलप्रपात दोस्तों आपको मिलेंगे, यहां पर देखना आप लोग, ये मिलेंगे आपको मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में। कहां पर मिलेंगे? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में। तो यहां पर लिख लेना आप लोग अनूपपुर। उसके बाद दोस्तों जैसा कि यहां पर लिखा है भेड़ाघाट या फिर धुआंधार। ये भेड़ाघाट या फिर धुआंधार जलप्रपात, भेड़ाघाट या फिर कोई कहे आप लोगों से धुआंधार, तो बिल्कुल भी परेशान मत होना, नाम एक ही है। ठीक है,
तो दोस्तों ये जो भेड़ाघाट जलप्रपात है या फिर धुआंधार जलप्रपात है, ये मिलेगा आपको मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में। कहां पर मिलेगा? जबलपुर में। तो यहां पर आप लोग लिख लेना जबलपुर, मैंने लिख दिया जबलपुर। आगे हम लोग चलते हैं आगे, तो यहां पर लिखा है दर्दी और ये है मंधार। दर्दी और मंधार की अगर मैं आप लोगों से बात करूं दोस्तों, तो ये आपको मिलेगा बड़वाह में। कहां पर मिलेगा? बड़वाह। और बड़वाह मिलेगा आपको मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में। कहां पर मिलेगा? मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में। दोस्तों कुछ स्रोत बताते हैं हमें कि जो दर्दी जलप्रपात है और जो मंधार जलप्रपात है ये खंडवा जिले में है। कहां पर है? खंडवा जिले में है। लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये आपको कहां पर मिलेगा? बड़वाह में। और बड़वाह कहां पर मिलेगा आपको? खरगोन में। क्लियर? उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखना, जैसे कि मैंने आपको बताया यहां पर लिखा हुआ है सहस्त्रधारा जलप्रपात। क्या लिखा है? सहस्त्रधारा जलप्रपात। तो ये जो सहस्त्रधारा जलप्रपात है दोस्तों, ये आपको मिलेगा महेश्वर में। कहां पर मिलेगा? महेश्वर में मिलेगा। तो यहां पर आप लोग लिख लेना महेश्वर। और महेश्वर दोस्तों कहां पर मिलेगा? अगर कोई आप लोगों से पूछे तो आप लोग बता देना कि जो महेश्वर है ये आपको मिलेगा खरगोन डिस्ट्रिक्ट में। कहां पर मिलेगा? खरगोन डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा। तो ये आप लोग याद रखना। कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात है: कपिलधारा, दुग्धधारा, भेड़ाघाट या फिर धुआंधार, दर्दी, मंधार और सहस्त्रधारा। ये सभी जलप्रपात कहां पर स्थित हैं? नर्मदा नदी पर। तो ये आप लोग बता देना, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अगर यहां तक किसी का कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप लोग दोस्तों मुझसे पूछ सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर हम लोगों का वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, देन शेयर करिएगा। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे जो दोस्तों हमें देखना है, हम लोग क्या देखेंगे? किनारे स्थित शहर या फिर जिले। तो यहां पर फिर से बनाऊंगा मैं आपकी वही नदी जिस नदी का नाम मिलेगा आपको नर्मदा नदी। और ये जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी पर स्थित कुछ महत्वपूर्ण जिले या फिर शहरों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए यहां पर देखना आप लोग, हम लोग चले आगे दोस्तों। आप लोग यहां पर देखना, यहां की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो सबसे पहले यहां पर अब मिलेगा आपको अनूपपुर। क्या नाम मिलेगा? अनूपपुर। अनूपपुर के बाद आप लोग आगे चलोगे, यहां पर आपको मिलेगा डिंडोरी। क्या नाम मिलेगा? डिंडोरी। तो डिंडोरी भी आपको कहां पर मिलेगा? नर्मदा नदी के किनारे। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे तो यहां पर आप लोग देखना अनूपपुर, डिंडोरी, फिर आप लोग देखोगे यहां पर आपको मिलेगा मंडला। क्या नाम मिलेगा? मंडला। तो यहां पर आप लोग मंडला लिख देना। मंडला के बाद हम लोग आगे चलेंगे दोस्तों, तो यहां पर आप लोग देखना, यहां पर आपको मिलेगा जबलपुर। क्या नाम मिलेगा? जबलपुर। जबलपुर के बाद दोस्तों आप लोग देखोगे तो यहां पर आप लोग देखना आपको मिलेगा नरसिंहपुर। क्या नाम मिलेगा? नरसिंहपुर। नरसिंहपुर के बाद दोस्तों आप लोग देखना यहां पर आपको मिलेगा, यहां की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहां पर मिलेगा रायसेन। क्या नाम मिलेगा? रायसेन मिलेगा। रायसेन के बाद आप लोग देखोगे दोस्तों तो यहीं पर आपको मिलेगा होशंगाबाद। क्या नाम मिलेगा? होशंगाबाद। तो यहां पर मैं लिख देता हूं होशंगाबाद। होशंगाबाद। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे ऐसे आप लोग भी लिखते चलना। लिखने से सुनने से चीजें ज्यादा समय तक याद रहती हैं। होशंगाबाद हो गया। होशंगाबाद के बाद आप लोग देखोगे दोस्तों तो यहीं पर आपको मिलेगा, होशंगाबाद हो गया। होशंगाबाद के बाद यहां पर आप लोग देखना, यहां की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहां पर मिलेगा आपको देवास। सॉरी रुकिए जरा, यहां पर आपको मिलेगा देवास। क्या नाम मिलेगा? देवास। देवास के बाद आप लोग देखोगे दोस्तों तो यहीं पर आपको मिलेगा हरदा। क्या नाम मिलेगा? हरदा मिलेगा। यहां पर आपको हरदा लिख लेना। हरदा के बाद आप लोग आगे चलोगे दोस्तों तो यहीं पर आपको मिलेगा, यहां पर देखना, यहां पर आपको मिलेगा खंडवा। खंडवा फिर आपको मिलेगा, यहां पर देखना आपको मिलेगा खरगोन।
खरगोन के बाद आप लोग आगे चलोगे तो आपको आगे मिलेगा बड़वानी। बड़वानी, बड़वानी के बाद आप लोग आगे देखोगे तो यहीं पर आपको मिलेगा धार। क्या मिलेगा? धार। और फिर आप लोग देखना यहां पर आपको मिलेगा अलीराजपुर। क्या नाम मिलेगा? अलीराजपुर। तो दोस्तों यहां पर हम लोगों ने देखा नर्मदा नदी के किनारे स्थित कुछ महत्वपूर्ण जिले या फिर शहरों के नाम। जैसे कि मैंने आपको बताया अनूपपुर मिला, डिंडोरी मिला, मंडला मिला, जबलपुर मिला, नरसिंहपुर मिला, रायसेन मिला, होशंगाबाद मिला, होशंगाबाद मिला, यहां पर आपको सीहोर भी मिलता है, सीहोर मिला, सीहोर, हरदा, और यहां पर आपको देवास मिला। देवास के बाद आप लोग देखोगे तो खंडवा होगा, खरगोन होगा, बड़वानी होगा, धार होगा, और क्या मिलेगा आपको? अलीराजपुर। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। आगे आप लोग देखना जरा, यहां पर मैं बात करता हूं आप लोगों से, जैसे कि लिखा हुआ है यहां पर देवास। क्या लिखा है? देवास। इस देवास की दोस्तों अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो देवास के बारे में कहा जाता है कि यह नर्मदा का केंद्र बिंदु है। नर्मदा में आपको एक जगह, देवास में एक जगह मिलेगी आपको, उस जगह का नाम आपको मिलेगा नेमावर। क्या नाम मिलेगा? नेमावर। ये नेमावर मिला आपको। इस नेमावर की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, नेमावर के बारे में कहा जाता है कि ये जो नेमावर है यह है नर्मदा का केंद्र बिंदु है। क्या? नर्मदा का केंद्र बिंदु। तो यहां पर आप लोग लिख लेना नर्मदा का केंद्र बिंदु। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, या फिर मैं कहूं आप लोगों से नर्मदा का नाभि कुंड। तो यहां पर आप लोग लिख लेना नर्मदा का नाभि कुंड। नर्मदा का नाभि कुंड यहां पर मैंने लिख दिया। तो दोस्तों ये थी हमारी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी से संबंधित अगर किसी का भी कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। अगर नहीं पूछना है तो फिर हम लोग अपना कंटिन्यू करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है। तो ये कुछ आप लोग याद रखना, कुछ महत्वपूर्ण नाम है जो कि आपको कहां पर मिलेंगे? नर्मदा नदी के किनारे। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले दोस्तों हम लोग कोई भी नदी स्टार्ट करेंगे, चाहे मैं चंबल नदी स्टार्ट करूं, चाहे मैं सिंध करूं, चाहे मैं केन करूं, चाहे मैं टोंस करूं, चाहे मैं सोन करूं, चाहे मैं ताप्ती करूं, वर्धा करूं, कोई भी करूं, सभी नदियों का जो हमें स्टार्ट करना है वो कहां से करना है? उद्गम पढ़ेंगे, समागम पढ़ेंगे, सहायक नदियां पढ़ेंगे, लंबाई एवं विस्तार पढ़ेंगे, उपनाम पढ़ेंगे, जलप्रपात पढ़ेंगे, और किनारे स्थित शहर या फिर जिले पढ़ेंगे। क्योंकि यहां से अगर हम लोग इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो हमारा कोई भी प्रश्न मिस नहीं होगा। क्या? कोई भी प्रश्न मिस नहीं होगा। तो आप लोग याद रखना। अब दोस्तों हमारी जो अगली नदी है वो है हमारी चंबल। कौन सी नदी है? चंबल। चंबल नदी के बारे में कहा जाता है कि यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कौन सी सबसे बड़ी नदी है? दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये तो दूसरी है, चंबल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अगर आप लोगों से कोई पूछे दोस्तों कि ये तो पहली नदी है, दूसरी कौन सी है, तो दूसरी में आपको जैसा कि मैंने आपको बताया कि चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है ना, दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अब प्रश्न उत्पन्न यह होता है कि सर ये तो दूसरी है, पहली कौन सी है? तो पहली मैं आपको बता चुका हूं, पहली नदी जो है वो है नर्मदा। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। और दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चंबल नदी। हालांकि मैं आपको बता चुका हूं मध्य प्रदेश की 5 सबसे बड़ी नदियों के नाम, है ना, मैं आपको बता चुका हूं, तो आप लोग याद रखना। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो हमारी जो नदी है उस नदी का नाम आपको मिलेगा, यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं चंबल नदी। चंबल नदी, यहां पर हम लोग पढ़ेंगे चंबल नदी। अब दोस्तों आप लोग एक बात याद रखना, अब मैं आपको बार बार डायग्राम में नहीं दर्शाऊंगा, ठीक है ना। अब हम लोग ऐसे ही देखते हैं, मैंने आपको बता दिया था, उसकी लोकेशन भी बताई थी, कहां से लेकर कहां तक प्रवाहित होती है। और आप लोग अगर देखोगे ऐसे भी तो सारी की सारी चीजें क्लियर होंगी, आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होना। यहां पर देखना,
यहां की अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो यहां से होता है चंबल नदी का उद्गम। और ये जो चंबल नदी है दोस्तों, चंबल नदी जाकर मिलती है आपकी यमुना नदी में। तो आप लोगों से अगर प्रश्न पूछा जाए कि चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, तो आप लोग बता देना किसकी सहायक नदी है, यमुना नदी की। अब सबसे पहले ये सुनो मेरी बात दोस्तों, जब अगर आप लोगों से कोई पूछे तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, उद्गम पढ़ेंगे। तो चंबल नदी का जो उद्गम होता है दोस्तों, वो उद्गम है आप लोग यहां पर देखना, उद्गम जिसका होता है चंबल नदी का वो होता है जानापाव से। कहां से होता है, जानापाव। ये जो जानापाव की पहाड़ी है या फिर जो जानापाव है ये मिलेगा आपको महू में। कहां पर मिलेगा, महू। या फिर मैं कहूं आप लोगों से जो आपको महू मिलेगा ये मिलेगा आपको मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में। कहां पर मिलेगा, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में। तो दोस्तों आप लोगों से अगर प्रश्न पूछा जाए कि चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है, तो आप लोग कह देना जानापाव। जानापाव कहां पर मिलेगा, महू में। और महू कहां पर मिलेगा आपको, इंदौर में। या फिर दोस्तों जानापाव में भी एक जगह मिलेगी आपको जिसका नाम आपको मिलेगा वंचू पॉइंट। क्या नाम मिलेगा, वंचू पॉइंट आपको नाम मिलेगा। तो वंचू पॉइंट, जानापाव, आप लोगों से कोई कहे कि चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है, तो वंचू पॉइंट कहे तो भी सही है, जानापाव कहे तो भी सही है, महू कहे तो भी सही है, और इंदौर कहे तो भी सही है। इसे आप लोग याद रखना, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब दोस्तों ये जो आप लोग देख रहे हो ये है चंबल नदी। कौन सी नदी है, ये रही आपकी चंबल नदी। और दोस्तों ये जो चंबल नदी है ये जाकर मिलती है यमुना नदी में। कहां पर जाकर मिलती है, यमुना नदी में। और यमुना नदी में ये जाकर मिलती है इटावा में। कहां पर, इटावा। इटावा की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जो इटावा है वो आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में। कहां पर मिलेगा, उत्तर प्रदेश राज्य में मिलेगा। और यह उत्तर प्रदेश का एक जिला है। तो यहां पर लिख लेना आप लोग यूपी, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने दो बातें देख ली, एक तो हम लोगों ने उद्गम देख लिया और दूसरा हम लोगों ने समागम देख लिया। उसके बाद दोस्तों हमें क्या देखना है, हमें देखना है सहायक नदियां, ठीक है। सहायक नदियों की हम लोग बात करते हैं। आप लोग जरा ध्यान से देखना। तो यहां की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, यहां पर आपको एक नदी मिलेगी जिस नदी का नाम आपको मिलेगा क्षिप्रा। क्या नाम मिलेगा, क्षिप्रा नदी। तो यहां पर आप लोग लिख लेना क्षिप्रा नदी, ठीक है। ये कौन सी नदी है, चंबल नदी। में यहां पर लिख देता हूं चंबल, चंबल नदी, क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी के बाद आप लोग देखना तो आपको एक नदी मिलेगी इसकी सहायक नदी जिसका नाम आपको मिलेगा काली सिंध। क्या नाम मिलेगा, काली सिंध। तो यहां पर मैंने लिख दिया काली सिंध। दोस्तों रुको जरा, मिटाना पड़ेगा, सही नहीं लिखा है। सही तो लिखा है बट क्लियर नहीं दिख रहा था। ये आपको मिलेगी क्षिप्रा। क्षिप्रा के बाद आपको मैंने बताई काली सिंध। काली सिंध के बाद आप लोग देखोगे इसकी सहायक नदी मिलेगी जिसका नाम आपको मिलेगा पार्वती। उसके बाद आप लोग देखोगे इसकी एक सहायक नदी और मिलेगी जिसका नाम मिलेगा कूनो। कूनो के साथ साथ आप लोग इसकी एक नदी और देखोगे जिसका नाम आपको मिलेगा कुंवारी। क्या नाम मिलेगा, कुंवारी। तो यहां पर लिख लेना आप लोग कुंवारी। दोस्तों उसके बाद आप लोग देखना यहां पर एक नदी और मिलेगी इसकी सहायक नदी जिसका नाम आपको मिलेगा बनास। क्या नाम मिलेगा, बनास। और बनास के साथ साथ इसकी एक सहायक नदी और मिलेगी, यहां पर देखना, यहां पर आपको मिलेगी मेज। कौन सी नदी मिलेगी, मेज नदी। तो ये रही चंबल नदी की कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां। अब यहां पर जरा ध्यान से देखना, यहां पर दोस्तों ये लिखा है बनास। ये जो बनास नदी है इसका उद्गम होता है अरावली पर्वत से। अरावली पर्वत श्रेणी आपको मिलेगी अरावली रेंज। ये जो अरावली रेंज है दोस्तों ये मिलेगी आपको मध्य प्रदेश तो ठीक है, बट ये जो आपको मिलेगी अरावली पर्वत श्रेणी आपको मिलेगी भारत के राजस्थान राज्य में। कहां पर मिलेगी, भारत के राजस्थान राज्य में आपको मिलेगी। मुख्य रूप से इसका विस्तार आपको वहीं पर मिलेगा, राजस्थान में। बनास नदी के बारे में दोस्तों कहा जाता है कि ये जो बनास नदी है, क्या ये जो बनास नदी है, तो यहां पर आप लोग लिख लेना, ये जो बनास नदी है ये चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सबसे बड़ी सहायक नदी। तो यहां पर आप लोग लिख लेना चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे तो आप लोग बता देना कौन सी है, बनास नदी।
चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो आप लोग बता देना, बनास। कौन सी मिलेगी? बनास आपको मिलेगी। तो यहां पर देख लो आप लोग, इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई और ये नदी है आपकी चंबल नदी। अब यहां पर हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। आगे हम लोग चलेंगे तो आगे आप लोग देखना कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मिलेंगे आप लोगों को। क्या? कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मिलेंगे और उन फैक्टों के बारे में हमें जानना है। जैसे कि दोस्तों ये जो नदी आप लोग देख रहे हो चंबल नदी है। चंबल नदी की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट तो यही बनता है कि ये जो चंबल नदी है यह है मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है। तो यहां पर पहला पॉइंट आप लोग लिख लेना, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का क्या करती है? निर्धारण करती है। उसके बाद यहां पर देखना दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से चंबल नदी की बात करूं तो वास्तव में ये जो चंबल नदी है, चंबल नदी मध्य प्रदेश व राजस्थान के साथ सीमा बनाती है। ठीक है ना? यहां से बहती है मध्य प्रदेश से निकलती है और ऐसी जाती है और कहां पर जाएगी? पहले राजस्थान, राजस्थान के बाद कहां पर जाकर मिलती है? इटावा उत्तर प्रदेश में। और किस नदी में जाकर मिलती है? यमुना नदी में। तो दोस्तों यहां पर मैं लिखता हूं मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा बनाती है। मध्य प्रदेश व राजस्थान की सीमा बनाती है। मध्य प्रदेश व राजस्थान की सीमा बनाती है। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं आप लोग भी लिखते चलना। मध्य प्रदेश व राजस्थान की सीमा बनाती है। और अगर मैं आप लोगों से कहूं मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है, तो सही है कि गलत? बिल्कुल भी गलत नहीं है दोस्तों, आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होना, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश व राजस्थान की सीमा बनाती है, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की भी सीमा बनाती है। और इसके बारे में कहा जाता है कि यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों ये जो मैं फैक्ट लिख रहा हूं यह परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। कभी कभार क्या होता है, कॉमन सेंस बेस्ड प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो उनका जवाब हमारे पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैंने आप लोगों को डायग्राम में बताया था कि ये सारी की सारी नदी, चंबल नदी कहां से प्रवाहित होती है और कहां पर जाकर मिलती है, किस नदी में जाकर मिलती है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। अब दोस्तों मेरा जो पढ़ाने का जो ट्रेंड है, मैं अलग अलग नदी, एक एक नदी करके ऐसे ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होना। दोस्तों चंबल नदी के बारे में कहा जाता है कि जो चंबल नदी है यह पश्चिम की जीवन रेखा है, पश्चिमी मध्य प्रदेश, या फिर मैं कहूं आप लोगों से पश्चिम की जीवन रेखा। तो यहां पर आप लोग लिख लेना पश्चिम की जीवन रेखा, या फिर मैं कहूं आप लोगों से मालवा की जीवन रेखा। ऐसे नहीं, ऐसे सुनो मेरी बात। या ऐसे लिखो पश्चिम, या फिर मैं कहूं आप लोगों से मालवा, या फिर मैं कहूं आप लोगों से मध्य भारत। मध्य भारत की क्या मिलेगी? ये आपको जीवन रेखा। अगर आप लोगों से प्रश्न पूछ लिया निम्नलिखित में से पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी है, तो हमें पता होना चाहिए कौन सी नदी मिलेगी? चंबल नदी। मालवा की जीवन रेखा कौन सी है, तो हमें पता होना चाहिए चंबल नदी। मध्य भारत की जीवन रेखा कौन सी है, तो हमें पता होना चाहिए कौन सी नदी मिलेगी? चंबल नदी मिलेगी। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा? चंबल नदी का हम लोगों ने उद्गम देखा, हम लोगों ने चंबल नदी का समागम भी देखा, हम लोगों ने चंबल नदी की कुछ सहायक नदियां भी देखी, और हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी देख लिए। ओके, उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं और आगे आप लोग देखना, आगे आप लोग देखोगे तो आपको मिलेंगे कुछ उपनाम मिलेंगे। हालांकि इसका उपनाम की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहां पर आप लोग देखना चंबल नदी का उपनाम, चंबल नदी का जो उपनाम मिलेगा दोस्तों, उपनाम आप लोग देखना, आपको मिलेगा चर्मणवती, या फिर मैं कहूं आप लोगों से चर्मावती, चर्मणवती या फिर चर्मावती। तो इसे आप लोग याद रखना,
ये चंबल नदी का उपनाम है और आप लोगों से परीक्षाओं में कई बार पूछा भी गया है इसका उपनाम क्या है। तो इसका उपनाम आपकी आंखों के सामने है, क्या नाम मिलेगा? चर्मणवती, या फिर मैं कहूं आप लोगों से चर्मावती। तो इसे आप लोग याद रखना। अब इसको मैं मिटाता हूं। अब दोस्तों हम लोग चंबल नदी के लंबाई एवं विस्तार की बात करते हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं लंबाई एवं विस्तार। लंबाई एवं विस्तार। उपनाम तो हम लोगों ने देख ही लिया, उपनाम हम लोगों ने पहले देख लिया, और उपनाम मैंने आपको बताया चर्मणवती या फिर चर्मावती। चंबल नदी की अगर दोस्तों मैं आप लोगों से लंबाई की बात करूं तो चंबल नदी की कुल लंबाई आपको मिलेगी, यहां पर लिखना आप लोग, जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे लिखना आप लोग, कुल लंबाई। कुल लंबाई की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो चंबल नदी की कुल लंबाई आपको मिलेगी 965 किलोमीटर, 965 किलोमीटर। अगर आप लोगों से कभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाए कि चंबल नदी की लंबाई कितनी है, तो आप लोग बता देना चंबल नदी की लंबाई आपको मिलेगी 965 किलोमीटर। कितनी मिलेगी? 965 किलोमीटर। उसके बाद दोस्तों हम लोग देख लेते हैं आगे देख लेते हैं हम लोग विस्तार। अगर मैं विस्तार की आप लोगों से बात करूं तो यहां पर आप लोग विस्तार देखना। विस्तार की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो दोस्तों कहां पर इसका उद्गम कहां से होता है? मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश से बहती हुई जाती है, फिर ये कहां पर प्रवाहित होती है? राजस्थान में, और राजस्थान से प्रवाहित होती हुई जाती है और कहां पर जाकर मिलती है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में उस जगह का नाम मैंने आपको बताया इटावा जिला। क्या बताया? इटावा जिला। तो यहां पर आप लोग लिख लेना उत्तर प्रदेश। तो चंबल नदी की लंबाई अगर आप लोगों से कोई पूछे कितनी है तो आप लोग बता देना चंबल नदी की लंबाई 965 किलोमीटर है। इसका विस्तार अगर आप लोगों से कोई पूछे तो आप लोग बता देना इसका विस्तार आपको मिलेगा मध्य प्रदेश, राजस्थान, राजस्थान के बाद आपको कहां पर मिलेगा? उत्तर प्रदेश। तो यहां पर आप लोग ये बातें याद रखना। अब दोस्तों इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे चलते हैं। जैसे कि हम लोगों ने यहां पर लंबाई एवं विस्तार देख ली, अब मैं आपको बता रहा हूं कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात। आप लोग थोड़ा ध्यान से समझना। महत्वपूर्ण जलप्रपात यहां पर देखना, ये रही आपकी नदी चंबल नदी, ठीक है, ये आपकी चंबल नदी रही, और ये कहां पर जाकर मिलती है? यमुना नदी में। और यमुना नदी किसकी शाख नदी है? गंगा नदी की। और गंगा नदी कहां पर जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कहां पर जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब यहां पर आप लोग देखना कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपातों के नाम आपको यहां पर मिलेंगे। जैसे कि यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहां पर एक जलप्रपात मिलेगा जिसका नाम आपको मिलेगा झाड़ीदाह जलप्रपात। सॉरी दोस्तों, यहां पर आप लोग लिखना झाड़ीदाह जलप्रपात। तो यहां पर आप लोग लिख लेना झाड़ीदाह जलप्रपात। झाड़ीदाह जलप्रपात के बाद आप लोग देखोगे यहां पर आपको मिलेगा पाताल पानी। पाताल पानी ये भी क्या है? आपका जलप्रपात। तो यहां पर आप लोग लिख लेना जलप्रपात। और दोस्तों ये झाड़ीदाह और पाताल पानी आपको जो जलप्रपात मिलते हैं ये आपको मिलेंगे, ये दोनों ही आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में। कहां पर मिलेंगे? मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में आपको मिलेंगे। झाड़ीदाह मिलेगा, झाड़ीदाह के बाद आपको कौन सा मिलेगा? यहां पर पाताल पानी यहां पर आपको मिलेगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। यहां पर देख लो, ये बहुत महत्वपूर्ण जलप्रपात है, समझ रहे हो ना? बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं। यहां पर आप लोग देखोगे, यहां पर आप लोगों को एक नाम मिलेगा जिसका नाम आपको मिलेगा चूलिया जलप्रपात। क्या नाम मिलेगा? चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात की अगर मैं आप लोगों से दोस्तों बात करूं तो जो चूलिया जलप्रपात है ये आपको मिलेगा कोटा में। कहां पर मिलेगा? कोटा। और ये कोटा कहां पर मिलेगा आपको? राजस्थान में। तो यहां पर आप लोग लिख लेना राजस्थान।
कुछ स्रोत जैसे आपको बताएंगे दोस्तों कि ये चूलिया जलप्रपात है मंदसौर में मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। चूलिया जलप्रपात की अगर मैं एग्जैक्ट लोकेशन की आप लोगों से बात करूं तो ये कहां पर मिलेगा चूलिया जलप्रपात? ये मिलेगा आपको कोटा में। कोटा कहां पर है? राजस्थान में। तो इसे आप लोग याद रखना। तो ये रहा दोस्तों हमारे कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात जो चंबल नदी पर स्थित है। तो यहां पर आप लोग ये लिख लो, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। यहां पर आप लोग देखना, इसे मैं मिटा देता हूं। दोस्तों मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर आपकी ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर हम लोग, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। और अगर हम लोगों का सब कुछ पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग आधार एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उसको, और प्लीज लाइक भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मुझे बताना है आपको